तो हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या पढ़ा था, हम लोगों ने ये देखा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उधर हमने उसके बारे में बात किया था। अब आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये आपका चैप्टर आपके सिलेबस में आपका चैप्टर नंबर 3 है और इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा और डिटेल में जाना होगा। डिटेल में मतलब थोड़ा बेसिक्स में जाना होगा। बेसिक्स बोल रहा हूँ, डिटेल बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं। चलो देखते हैं क्या है ये चैप्टर में हमें सीखने लायक। अब हमारा जो कोई भी बॉडी, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या फिर इस पॉइंट से उस पॉइंट जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, मैं मोशन में हूँ और दुनिया में हर ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो रेस्ट में है, हर कोई मूव कर रहा है, ठीक है। अब अगर हर कोई मूव कर रहा है तो उस चीज़ का पढ़ाई भी करना जरूरी है। तो उस चीज़ की पढ़ाई को हम बोलते हैं मैकेनिक्स। ये फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोशन और रेस्ट ऑफ ए बॉडी कंडीशंस। अब वो अगर मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, और अगर मूव कर रहा है तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उस सब के पढ़ाई को हम बोलते हैं मैकेनिक्स, ठीक है। अब ये जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स हमारा बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। क्या? पहला है स्टैटिक, उसके बाद है काइनेमेटिक्स और उसके बाद है आपका डायनामिक। इन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। अब स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे नाम ही बता रहा है, अगर मान लो कोई भी बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, अब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, अब ये रेस्ट और मोशन ये क्या बात है, इसके बारे में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लें और उसका पढ़ाई को ये चीजें समझ लें तो हमें और मजा आएगा। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, और रेस्ट में होगा तो उसमें जाहिर सी बात है कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस तो लगते होंगे, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, या फिर अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं तो उसके वजह से भी फोर्स लग गया। तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उस पर सेवरल फोर्सेस लगते हैं, तो उस पर उसका क्या असर होता है, उसके पढ़ाई को हम बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स। तो स्टैटिक मैकेनिक्स हमारा क्या हो गया, व्हेन ए ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट, उसकी पढ़ाई को हम बोलते हैं स्टैटिक मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है, तो ऑब्वियस बात है, स्टैटिक जब मैंने बोल ही दिया कि वो रेस्ट के लिए है तो काइनेमेटिक्स भी मोशन के लिए होगा। तो अगर कोई भी बॉडी मूव कर रहा है या फिर मोशन में है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके पढ़ाई को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे जगह से दूसरे जगह पे जाता है उसके स्टडी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन इसमें अभी 2 पार्ट्स आ जाते हैं। क्या? अगर मान लो एक बॉडी यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रैवल कर रहा है, मान लो इस पॉइंट से ए से इस पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों वो मूव कर रहा है, वो क्यों भी एक फैक्टर आ जाता है। तो काइनेमेटिक्स किससे डील करता है, अब ये ए से अगर बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है, वो क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब वो बॉडी मूव कर रहा है और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके पढ़ाई को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स आपका क्या हो गया, स्टडी ऑफ ए ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, उसी चीज को बोला जाता है काइनेमेटिक्स, ठीक है। इसको जरा समझते हैं। अब दुनिया में कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी चीज हो, वो हमेशा किस कंडीशन में रहना चाहेगा। अब मान लो एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आप घर पे बैठे हो और इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब आप अभी अपने कंफर्ट जोन में हो, आप अपने रेस्ट पोजीशन में हो, लेकिन पीछे से मम्मी आती है और चिल्लाती है, अबे क्या दिन भर फोन में लगा हुआ है, जा पढ़ाई कर। तो तब आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप स्क्रॉल करना बंद कर देते हो ना। तो वैसे ही अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट वो हमेशा अपने इक्विलिब्रियम कंडीशन या फिर रेस्ट कंडीशन में ही रहना पसंद करता है। जैसे आप फैले पड़े हुए हो सोफे पे या बेड पे और अपना काम कर रहे हो, लेकिन पीछे से जब मम्मी या पापा का डंडा आता है या चप्पल उड़ते हुए आता है तब आप डिस्टर्ब हो जाते हो ना। तो वैसे ही अगर वो क्यों हो रहा है मतलब आप डिस्टर्ब क्यों हुए, मम्मी ने आपको बोला इसीलिए डिस्टर्ब हुए, लेकिन जब मम्मी ने नहीं बोला था तब आप इक्विलिब्रियम में थे। तो अगर आप या रेस्ट में थे तो मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्यों हो रहा है या उसका रीजन जो है क्यों मोशन में जा रहा है उसके बारे में हम काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ते। वो मोशन कर रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 केसेस बताए, आप स्क्रॉल कर रहे हो और मम्मी पीछे से चिल्लाए और आप वहां पे उस टाइम पे डिस्टर्ब हो गए। तो जब आप डिस्टर्ब हुए, वो डिस्टर्ब आप जो हुए उसके बारे में हम पढ़ाई करेंगे। आप क्यों डिस्टर्ब हुए उसके बारे में हमें नहीं बताना, तो क्यों डिस्टर्ब हुए उसका आंसर आपको काइनेमेटिक्स दे देगा, ठीक है। अब जो तीसरा केस आता है डायनामिक, ये आपको बताता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो क्यों है, उसका कॉज क्या है, वो क्यों हो रहा है मोशन में, वो हमें डायनामिक पार्ट वाला बताएगा। जैसे कि आप डिस्टर्ब क्यों हुए, क्योंकि मम्मी आपको पीछे से आके चिल्लाई, तो मम्मी जब चिल्लाई तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे, द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस हम कंसिडर करेंगे। तो डायनामिक्स हमारा क्या बोलता है, स्टडी
of an object which is in motion with its cause। क्यों हो रहा है उसको भी हम जब कंसिडर में ले आते हैं तो हम डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। अब ये जो चैप्टर है हम बेसिकली इसमें स्टैटिक और काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आगे आपको डायनामिक भी मिलेगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अभी ये तो हो गया आपका एक ओवरव्यू कि हमें पढ़ना क्या है। हमें पढ़ना है बेसिक स्टैटिक्स के बारे में और काइनेमेटिक्स के बारे में, ठीक है। ये था बेसिक ओवरव्यू। अब ये जो जैसे चैप्टर का नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, अब यहाँ पे बात आ जाती है, या फिर हमने यहाँ पे 2 वर्ड सीखे अभी, एक तो है रेस्ट, दूसरा है मोशन। अब ये रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है उसको जरा समझते हैं। अब ये रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मोशन क्या है या फिर रेस्ट क्या है तो आप क्या बोलोगे? रेस्ट का मतलब कोई भी बॉडी अगर ऐसे पड़ा हुआ है उसे हम रेस्ट बोलेंगे, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जैसे मूव कर रहा है, मैं जैसे मूव कर रहा हूं तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में, जाहिर सी बात है। लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि मैं रेस्ट में हूं, ठीक है, मैं ऐसे रेस्ट में पड़ा हुआ हूं। अब रेस्ट में अगर पड़ा हुआ हूं तो क्या मेरा बॉडी एक्चुअल में रेस्ट में है, ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि अर्थ हमारा रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ अगर रोटेट कर रहा है तो मैं भी उसके साथ रोटेट कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट, आप मुझे रेस्ट में हूं, मैं रेस्ट में हूं, आपने जो बोला कि मैं कैसे रेस्ट में हूं, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं। तो ये जो रेस्ट या फिर मोशन जो बातें हैं ये हमारा एक रिलेटिव टर्म होता है। रिलेटिव टर्म का मतलब अगर आप वहां पे बैठ कर मुझे देख रहे हो और आप एक जगह पे बैठे हुए, ठीक है ना, ऐसे खाना खाते खाते घूमते घूमते तो मेरा वीडियो नहीं देख रहे होगे, कॉपी पेन लेके पकड़े होगे बैठे होगे और फोन पे मेरा वीडियो देख रहे होगे, तो आप वहां पे आप क्या बोलोगे, आपकी मम्मी क्या बोलेगी? आपकी मम्मी बोलेगी कि आप रेस्ट में हो। लेकिन अगर मैं आपकी मम्मी को थोड़ा स्पेस में ले जाऊं, ठीक है, स्पेस में ले जाऊं विद प्रॉपर स्पेस सूट, उनको स्पेस पे ले जाऊं और मम्मी वहां से आपको देखती है, तो मम्मी को क्या लगेगा? अरे ये तो पढ़ाई चल रही है, घूम रहा है, सही है ना, क्योंकि अर्थ भी रोटेट कर रहा है प्लस रिवोल्यूशन भी हो रहा है। तो उस केस में आप मोशन में आ गए। लेकिन अगर मम्मी को आपके रूम में ले आओ तो उस कंडीशन में आप रेस्ट में हो। तो ये जो रेस्ट और मोशन है ये आपका रिलेटिव टर्म है विथ रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग, कि आप किस रेस्पेक्ट में आप एक बॉडी को देख रहे हो, उस रेस्पेक्ट में आपका कोई बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है वो डिसाइड होता है, ठीक है। और एक दूसरा एग्जांपल लें, मान लो आप यहाँ पे बैठे, आप बैठे हो, आपका भाई भी रूम में बैठा है, आप दोनों रेस्ट में हो, दोनों ही रेस्ट में होंगे ना। लेकिन अगर मान लो सामने से एक गाड़ी गया, आपके घर के बाहर एक रास्ता है उस पे से गाड़ी गया, आपको क्या लगा? गाड़ी जा रहा है। लेकिन आप अगर घर में ना होते और एक ट्रेन में मैं आपको बिठा देता, ठीक है, ट्रेन में आप बैठे हुए हो और आराम से मूंगफली तोड़ रहे हो, हालांकि लॉकडाउन का टाइम है, आप ट्रेन में बैठ भी नहीं सकते, कहीं जा भी नहीं सकते। अब मान लो एग्जांपल, आप ट्रेन में बैठे हुए हो, ठीक है, और बाहर पेड़ लगा हुआ है, आपको क्या लगता है? ट्रेन जो ट्री है वो पीछे जा रहा है या फिर आगे जा रहा है? लगता है ना, वैसा क्यों लगता है? या फिर अगर आप ट्रेन में हो, आपके बगल से एक गाड़ी चला गया या फिर और एक ट्रेन गया, तो आपको क्या लगता है? वो सामने वाला ट्रेन गया, लेकिन वो असल में वो ट्रेन उस जगह पे रेस्ट में रखा गया। मान लो स्टेशन है, वहां पे ट्रेन रखा हुआ है, ऐसे ही खड़ा है, आप उसके साइड से मूव किए तो आपको क्या लगेगा कि वो ट्रेन भी मूव कर रहा है। वहां पे आप क्या हो? आप अपने भाई के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हो, क्योंकि आप भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हो और आपका भाई भी बैठा हुआ है। आपके लिए आपका भाई रेस्ट में है और आपका भाई के लिए आप रेस्ट में हो। लेकिन जो इंसान प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा या बाहर खड़ा होगा वो आप दोनों को देख रहा होगा, उसके लिए आप दोनों क्या हो? मोशन में हो। आपका भाई भी मोशन में है और आप भी मोशन में हो, है ना। तो ये जो रेस्ट और मोशन वाला केस है या बातें हैं, ये हमारा एक रिलेटिव टर्म हो जाता है या फिर रिलेटिव बातें हो जाती है। किसी इंसान के लिए वो रेस्ट में हो सकता है और किसी के लिए वो रेस्ट में नहीं हो सकता। इसीलिए ये जो रेस्ट और मोशन है, हम इसको क्या बोलेंगे? कंडीशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज इन, या फिर ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to surrounding, उस कंडीशन को बोलेंगे रेस्ट। और अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे मोशन। मतलब कंडीशन इन विच द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको हम बोलेंगे क्या? मोशन, ठीक है। अब हम थोड़ा फिजिक्स में आ जाते हैं और फिजिक्स में हमारा कितने टाइप ऑफ मोशन होता है। अब कितने टाइप ऑफ मोशन पे जाने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट का ध्यान होना जरूरी है, जो कि है पॉइंट ऑब्जेक्ट का। वो क्या होता है, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या सीन है, ये क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट कैसे हो सकता है? मैं आपको दिख रहा हूं, आपको मैं पॉइंट दिखता हूं क्या? नहीं ना। वैसे ही आपके लिए आपका भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट तो नहीं है। तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का बात क्यों कर रहे हैं?
ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये अब आपका क्लास 11 का जो सिलेबस है ये उसका बेसिक है, और बेसिक मतलब आप हर चैप्टर में ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का नाम सुनोगे। तो ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लो आप अभी अर्थ या फिर रात को आप आसमान को देख रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है, अरे चंदा मामा मिला दो उसे, ठीक है। अब वो जो चंदा मामा को आपने देखा वो आपके लिए इक्तू सा था ना, लेकिन अगर आपको मैं चंदा मामा के पास लेके जाऊं तो क्या आपको वो इक्तू सा दिखेगा? नहीं ना। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपका डिस्टेंस उससे बहुत, आप नजदीक जा रहे हो, जैसे जैसे मैं आपको उसके पास लेके जाऊंगा आपका डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये मैटर करता है साइज ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस कितना है उनके बीच में। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं मान लो सीधा देख रहा हूं और जो कि मेरे से 1 मीटर दूरी पे है, तो मेरे लिए वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब उसको मैं अगर 10 किलोमीटर दूर रख दूं, या चलो और भी पास ले जाते हैं 5 किलोमीटर दूर रख दूं, तो मुझे वो कैसा दिखेगा? पिद्दी सा दिखेगा, इत्तू सा दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप दो मेरे साइट ऑफ विजन में और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ गया। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये आपका डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम 2 लाइनों में लिख लेते हैं। इफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो हम क्या बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। तो ये क्या बोलता है, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय द डिस्टेंसेस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो मान लो जैसे कि आप यहां पे हो और आप हिमालय पर्वत को देख रहे हो, आप घर में बैठे हो और आप हिमालय पर्वत, तो आपको क्या हिमालय पर्वत दिखेगा? नहीं ना, रास्ते में ऑब्स्टिकल्स हैं। लेकिन अब अगर मान लो आपको मैं हिमालय पर्वत के चोटी के पास ले जाऊं या फिर उसके नीचे ही आपको खड़ा कर दूं, तो आपको ऐसे देखना होगा। या फिर अगर मैं और एक एग्जांपल दूं, अगर आप उड़ीसा के हो, आपको पता हो, आपको मैं मान लो लेके चला जाऊं, आपको मान लो पुरी जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर, तो जब आप जगन्नाथ मंदिर पे आते हो, आप उस राजपुरी के अंदर एंटर करते हो, आपको मंदिर दिखता है, हर जगह से आपको मंदिर दिखेगा, या मंदिर का वो जो ऊपर में फ्लैग होता है वो आपको दिखेगा। लेकिन जब आप मंदिर के नीचे जो मेन टेम्पल है उसके नीचे चले जाओ, तो आपको ऊपर जब आप देखते हो आपको फ्लैग दिखेगा, ऐसा नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन आपको गर्दन टेढ़ा करना होगा। तो जब आप दूर थे आपका डिस्टेंस उसमें बहुत ज्यादा था, लेकिन आप जब ऑब्जेक्ट के पास चले गए आपका डिस्टेंस कम हो गया, तो आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखने लगा। तो जब आपका मान लो मैं आप यहां पे हो ए पे, और एक ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से बी से सी तक ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, तब आपको वो जो ऑब्जेक्ट लगेगा वो बहुत छोटा है। लेकिन जब आप ए से देख रहे हो और यहां पे है बी और यहां पे है सी, तो आपको लगेगा कि नहीं ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं है। तो ये जो पहला वाला कंडीशन था ये वाला कि जब ऑब्जेक्ट बी से सी ट्रैवल कर रहा है और आप बहुत दूर हो उसमें से, तो बी से सी जब ट्रैवल कर रहा होगा वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, या फिर हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। अब ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ये पूरा चैप्टर या पूरा साल आपके साथ चलने वाला है, क्योंकि ये हम हर जो चीज हम यहाँ पे बताएंगे या करेंगे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में बातें। अब हम बात कर लेते हैं जो मोशन के कुछ टाइप्स के बारे में। टाइप्स का मतलब अब थोड़ा डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा था, मोशन इन 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड 1 डायमेंशन। मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, आप यहां से मतलब आप अपने टेबल से एक रूम के कॉर्नर से या फिर आपके एक वॉल से आप दूसरे वॉल तक चल के जा रहे हो। फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट से, आप देख पा रहे हो या मुझे पता नहीं, एक इस पॉइंट से मान लो मैं इस पॉइंट तक चल के आया, मैं सीधा चल के आया, आप साइकिल लेके जा रहे हो और एक सीधा रास्ता है, आप सीधा जा रहे हो, तो उसमें आपका डायमेंशन कैसे चेंज हो रहा है? बस आप मान लो एक पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो? बस एक ही डायरेक्शन में, सीधा। तो आप यहां पे अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफ में बताऊं, तो मान लो ये पॉइंट आपका स्टार्टिंग है और ये आपका जो ये वाला एक्सिस है वो है एक्स एक्सिस, और आप ए पॉइंट से ओरिजिन से स्टार्ट किए, जो आपका वाई हो गया, आप यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां तक गए, ठीक है। तो आप बस एक्स एक्सिस में ही चेंजेस कर रहे हो, आपका डायमेंशन बस एक्स एक्सिस में चेंज हो रहा है। उस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या फिर लीनियर मोशन। मतलब जब कोई भी बॉडी जब ट्रैवल करता है उसका हमारा जनरली हमें पता है 3 डायमेंशंस होते हैं, या 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, या फिर 3 डायमेंशंस होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। जब आपका लेंथ में ही बस चेंज हो रहा है, मतलब आप बस सीधा ही चल रहे हो, ठीक है, आप बस सीधे में जा रहे हो, आपका सीधा वाला चेंज हो रहा है, लेकिन आपका हाइट छोटा नहीं हो रहा, आपका विड्थ चेंज नहीं हो रहा, या ट्रैवल करने में आपका विड्थ चेंज नहीं हो रहा, तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन, और या फिर हम बोलते हैं उसे रेक्टिलिनियर मोशन। और ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं, जब वो बहुत दूर होता है। लेकिन अगर वो थोड़ा पास में आ जाए, या फिर जैसे आप मुझे देख रहे हो, मैं यहां से यहां ट्रैवल कर रहा हूं, तो आपको जब मैं दिख रहा हूं फोन में, आपको मेरा बॉडी दिख रहा होगा, तो वहां पे जब वो जो मोशन है उस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक बॉडी ट्रैवल करता है या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक ही डायरेक्शन में या एक्स एक्सिस में, तो हम उसे बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। और या अगर वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट की जगह एक बॉडी आ जाए, तो बॉडी जब ट्रैवल करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। बॉडी कब कैसे ट्रैवल करता है? एक ही डायमेंशन में जब ट्रैवल करता है, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन।
ठीक है। अब ये तो हो गया वन डायमेंशन की बात। अब मान लो आप क्या चल रहे हो, थोड़ा दोस्तों के साथ हो गया है, या आपके दोस्त भी होंगे जो डालते हैं, ठीक है, या फिर थोड़ा नशा वशा हो गया, आप रास्ते में ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हो, तो मतलब आप जिगजैग पाथवे में मूव कर रहे हो, मतलब आप आगे भी जा रहे हो लेकिन आपका ब्रेथ भी चेंज हो रहा है, ठीक है, आप ऐसे भी ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन में जा रहे हो, थोड़ा हो गया ना, तो चलने में तो दिक्कत होती है। अब वो जो मोशन है वो मोशन आपका टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन मतलब आप सीधा भी जा रहे हो लेकिन आप वाई एक्सिस या फिर आप अगर बोल सकते हो जेड एक्सिस में भी आप चेंजेस कर रहे हो जिगजैग मोशन में। मतलब जब जिगजैग मोशन में गए तो ऐसे गए, पहाड़ नहीं है, मैं जिगजैग मोशन बता रहा हूँ, ऐसे गए फिर इधर आए फिर इधर गए फिर इधर आए फिर इधर गए, तो यहाँ पे एक तो ये एक्स एक्सिस एक सीधा तो मूव कर रहा है, दूसरा ये वाला भी चेंजेस हो रहा है, विड्थ में हो रहा है ना। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन। या फिर इसको अगर हम थोड़ा ग्राफ में समझने की कोशिश करें, मान लो ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। आप पहले यहां पे थे, जब यहां पे थे आपका कोऑर्डिनेट क्या क्या होगा, मान लो x1 एंड y1, यहां से अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो ये आपका x1 होता है, और यहां से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं ये y1 होता है। आप इस पॉइंट से मान लो इस पॉइंट तक आ गए, ये पॉइंट A है, आप पॉइंट B तक ऐसे आए, ठीक है। अब इस पॉइंट B से इसका मान लो कोऑर्डिनेट में ले लेता हूं x2 एंड y2 कैसे लिया, इसको अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये हो जाता है x2, और यहां से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ये हो जाता है y2, ठीक है। तो जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तब आपका एक्स एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, x2 माइनस x1, चेंज इन एक्स एक्सिस आपका क्या हो रहा है, चेंज इन एक्स एक्सिस क्या हो रहा है, x2 माइनस x1 ये हो रहा है, और y एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, जैसे आप ऐसे मूव कर रहे हो तो y एक्सिस में भी चेंज हो रहा है, तो चेंज इन आपका y एक्सिस ये आपका कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 वही। तो इस वाले मोशन में आपका x एक्सिस में भी चेंजेस हो रहा है और y एक्सिस में भी चेंजेस हो रहा है। तो यहां पे जब आपका बॉडी, कोई भी बॉडी या पॉइंट ऑब्जेक्ट, इधर भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, जब भी कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक एक्सिस जब एक दो डायमेंशन में चेंजेस करेगा उस टाइप ऑफ मोशन को हम बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन। अब आ जाते हैं थ्री डायमेंशन। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, जो अभी बताया जिगजैग। अब तीसरा जो है वो है थ्री डायमेंशनल मोशन। अब ये थ्री डायमेंशनल मोशन क्या है, इसको जरा समझते हैं। आप पतंग उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो ना, तो जब पतंग उड़ता है एक तो वो आगे जाता है, ठीक है, आगे जाता है, और लेफ्ट राइट भी होता है, और उसके साथ साथ उसका हाइट भी चेंज होता है, पता है, कभी तो वो ऊपर जाता है, कभी तो उसी जगह पर नहीं रह जाता। मतलब जब पतंग जा रहा है एक तो ऐसे जा रहा है, दूसरा वो आगे भी बढ़ रहा है, कभी तो ऊपर जा पा रहा है, ऊपर गया आगे गया, ऐसा तो नहीं यहाँ पे है और ऐसे ही ऊपर चला गया, नहीं, ऐसे जाता है प्लस ऐसे भी होता है पतंग, उसके साथ लेफ्ट एंड राइट भी जाता है। तो वहां पे वो जो ऑब्जेक्ट है या वो जो काइट है वो भी थ्री डायमेंशनल मोशन कर रहा है। और अगर हम थोड़ा अमीरी वाले पे आ जाए, फ्लाइट वगैरह में अगर हम बैठते हैं तो फ्लाइट कैसे ट्रैवल करता है, एक तो आगे जाता है, तभी तो आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हो। पता चला वो बस हाइट में ही चेंज हो रहा है, आप भुवनेश्वर एयरपोर्ट में बैठे वो ऊपर चला गया और फिर आपको उतारा ही भुवनेश्वर, तो फायदा क्या हुआ उसे 4000 रुपये देने का। तो बैंगलोर अगर जाना है या फिर दिल्ली जाना है तो वो एक तो सीधा जाएगा, दूसरा आकाश में जाएगा, रास्ते में तो चलते चलते नहीं जाएगा, उड़ेगा, तो ऊपर भी गया आगे भी गया, और विड्थ में भी चेंजेस हुआ। विड्थ में कैसे चेंजेस हुआ, क्योंकि वो ऐसे तो नहीं कि सीधा गया और ऐसे चला गया, विड्थ में चेंजेस होगा तभी तो वो डायरेक्शन चेंज करता है। कभी देखिए प्लेन ऐसे ऐसे घूमता है, तो वो जो चेंजेस होता है तो वो जो मोशन होता है वो आपका थ्री डायमेंशनल मोशन होता है। उसमें आपका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में भी चेंजेस होते हैं। अगर मैं इसी ग्राफ में आपको बताना चाहूँ, जो मैंने मिटा दिया क्योंकि मैं यहाँ पे डायग्राम करूंगा, यहाँ पे अगर एक जेड एक्सिस होता तो एक ऐसा एक्सिस होता जो आपकी और बाहर निकलता, या फिर पीछे की ओर होता जो पीछे जाता, लेकिन हम उसको कैसे दिखाते हैं, हम उसको दिखाते हैं ऐसे इस पे लेटा देते हैं। तो ये हो गया थ्री डायमेंशन। अब एक तो ये चेंजेस हो रहा है और इसमें मान लो x1 y1 z1, मैं जेड बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ x z1, और यहाँ पे भी मान लो क्या हो गया x2 y2 एंड z2, ये हो गया। तो और ये आपका है जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में भी चेंजेस हो रहा होगा, तो उसको हम कैसे दिखाएं, तो उसको दिखाने के लिए एक तो ये चेंज इन एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस, तो यहां से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो हम ऐसे नहीं लेंगे, तो वो कैसे होता है, एक तो ऐसा और एक ऐसा, दूसरा ये और एक ये। तो यहाँ पे ये हो गया आपका Z1 और ये हो गया आपका Z2। तो ये जो चेंज हुआ वो आपका जेड एक्सिस में चेंज हुआ, ठीक है। और उसका एग्जांपल भी मैंने आपको बताया, जो कि पतंग उड़ाते हैं या फिर फ्लाइट उड़ता है, वो सारे आपके थ्री डायमेंशनल मोशन में आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया डायमेंशंस की बातें। अब यहाँ पे और भी जो बहुत छोटे छोटे चीजें हैं जो हमने पढ़ा हुआ है छोटे क्लासेस में, लेकिन हम फिर से उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे उसके कॉन्सेप्ट को। वो क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप ए पॉइंट, ये मान लो एक पॉइंट है ए और ये है पॉइंट बी, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, ये मैं कोचिंग में हूँ, इस कोचिंग में आने के लिए, ठीक है, कोचिंग तक पहुँचने के लिए 100 रास्ते हैं, ठीक है। एक तो है सीधा रास्ता जो शॉर्टकट है, या फिर एक रास्ता है जो ऐसे घूम फिर के आता है मार्केट वार्केट देखे, और एक दूसरा रास्ता है ऐसे। मान लो आपको कोचिंग तक पहुँचना है, आपको लेट हो रहा है, तो आप शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिए ए बी और जल्दी पहुँच गए। लेकिन अगर मान लो आपको रास्ते में कोई दोस्त मिल गया, मान लो कोई लड़की मिल गई, क्रश मिल गया और बोला कि सुनो मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन करता है और आइसक्रीम का दुकान यहाँ पे है, ठीक है। आप चलो, हाँ वो भी आपके साथ कोचिंग में पढ़ती है, तो आप यहाँ से निकले, घर से निकले या फिर कहीं से निकले,
हाँ, घर से निकलोगे, घर से निकले, रास्ते में मिली और यहाँ पे मिली और आपको आइसक्रीम खाना है, यहाँ पे पहुंचे आप, फिर घूम फिर के इधर आके पहुंचे, तो अल्टीमेटली आपने कोचिंग में तो पहुंचा, चाहे आप ऐसे आते या फिर ऐसे घूम फिर के आते, या फिर ट्यूशन खत्म होने के बाद मान लो आपको खॉटी करना है, हर कोई करता है, हमें भी करता था, तो मान लो खॉटी करना है अपने दोस्तों के साथ, मतलब अड्डा जमाना है, तो मान लो ये आपका जो अड्डे का पॉइंट है, तो आप ऐसे घूम फिर के इधर गए, फिर आपको घर ऐसे घूम फिर के जाके पहुंचना पड़ेगा ना। तो ये जो सारे रास्ते हैं, दीज ऑल रास्ता या पाथ आर कॉल्ड डिस्टेंसेस, सारे रास्ते आपके लिए डिस्टेंसेस है, ठीक है। तो डिस्टेंस आपका क्या हो गया, बाय डेफिनेशन डिस्टेंस हो गया द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रैवर्स्ड बाय ए बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से इनिशियल से फाइनल पॉइंट पहुंचने पे आप जिस पाथ से मूव किए वो आपका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाता है जो शॉर्टेस्ट पाथ, या फिर शॉर्टेस्ट पाथ तो नहीं कह सकते, जो डिस्टेंस आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा कि आप अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो और एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तब हम बोल सकते हैं उस पाथ को या उस रास्ते को आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर मान लो आप यहां से यहां आ रहे हो, तो आप इस रास्ते से आ रहे हो, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई आप अगर जा रहे हो तो वो आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो गया, जो एक्चुअल पाथ आप ट्रैवल कर रहे हो उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट का भी जो एसआई यूनिट है वो भी है मीटर। अब डिस्टेंस, सारे डिस्टेंसेस, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं ऑल डिस्प्लेसमेंट, इसको एक पॉइंट में लिख लो, ऑल डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस बट ऑल डिस्टेंस आर नॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है ये कभी जीरो नहीं हो सकता, नेवर बी जीरो, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी जीरो हो सकता है। कैसे, अगर आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हो, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव किए तो आपने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया, तो आपका डिस्टेंस हो गया इसका सर्कमफेरेंस, लेकिन अब क्या बोलूं, हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से शुरू हुआ, इस पॉइंट पे खत्म हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूं, आप सुबह निकले घर से साइकिल लेके या स्कूटी लेके और आप ट्यूशन गए और स्कूल गए, स्कूल के बाद ट्यूशन गए, घर नहीं आए, ठीक है, सब कुछ खत्म करके शाम को घर पे आते हो, आपने जहां से शुरू किया आपने वहां पे पहुंच गया, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, वो डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है, क्योंकि जहां से शुरू किया था वहां पे पहुंच गए। लेकिन क्या एक्चुअली में आपने कोई पाथ कवर नहीं किया, तो गाड़ी में पेट्रोल कैसे जला, वो स्पीडोमीटर में घूमा कैसे, क्योंकि आपने एक डिस्टेंस कवर किया। तो जब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया जाता है तो उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट का फिक्स्ड होना जरूरी है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का होना जरूरी है। लेकिन जब आप डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे ये मैटर नहीं करता कि आपका डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन भी मैटर करता, हाँ, डायरेक्शन मैटर नहीं करता और वहां पे वो जीरो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। अब तो बिकॉज डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, तो वो क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग बातें। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है। स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है, तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। मान लो आप इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहे हो और बी तक जा रहे हो और आप ऐसे रास्ते से इस रास्ते से गए, तो आपने यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर किया और आपको यहाँ से इस डिस्टेंस कवर करने में आपको जितना टाइम लगा उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे आपका स्पीड मिल जाएगा, आप कितने स्पीड में जा रहे होगे, ठीक है। वैसे ही वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। मान लो आप ऐसे ना जाके ऐसे जा रहे हो तो और एक ही सीधा डायरेक्शन में जा रहे हो, तो यहां से यहां पहुंचने में आपको जितना आपने डिस्टेंस कवर किया या आपका जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उससे हमें आपका वेलोसिटी मिलेगा। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका जो एसआई यूनिट है वो आपका होता है मीटर पर सेकेंड और इसका जो एसआई यूनिट है वो भी आपका है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। होपफुली आज का जो इंट्रोडक्टरी क्लास है आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने जो बातें की इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।